बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं MTL और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MTL TV। खबरों, तबसरों और तजज़ियों का ये चैनल। पाकिस्तान बचाओ, बलूचिस्तान बचाओ। हम इस वक्त जो सबसे अहम मौजू समझते हैं पाकिस्तान में, वैसे तो बेशुमार हैं, लेकिन बलूचिस्तान सबसे अहम है। उसे बचाना पाकिस्तान को बचाने के मुतरादिफ है। आज एक खबर आई कि चाइना का एक ग्रुप 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मज़ेदार बात यह है कि इसमें वो जो सनतें लगाएगा टेक्सटाइल सेक्टर में, वो बलूचिस्तान में नहीं होंगी, वो सिंध में होंगी और पंजाब में। मतलब ये कि बलूचिस्तान में जो सी पैक का नुक्ता आगाज़ है और नुक्ता इख्तिताम है, वो एंडिंग पॉइंट जो है वो हमारा ही एंडिंग पॉइंट होंगे। हम पहले भी ये गलती कर चुके हैं और कर रहे हैं मुसलसल गलतियों पर गलतियाँ। और बल्कि आज वज़ीर आला सिंध ने चाइनीज़ कौंसल जनरल से जो कराची में हैं उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे को सी पैक में शामिल किया जाए और KCR कराची सर्कुलर रेलवे उसे भी सी पैक में शामिल किया जाए। मतलब ये कि जो भी तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान में लग रहे हैं उनका 98% जो है वो लगेगा पाकिस्तान के दूसरे सूबे में और 2%, सिर्फ 2% बलूचिस्तान में, जहां काम होना है, जहां इकनॉमिक सरगर्मियां होनी है, जहां पोर्ट एक्टिवेट होनी है, वहां अभी तक कुछ नहीं। आज अगर हम इसके अलावा गुफ्तगू करें, आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुल्तान में और उसमें उन्होंने कहा कि हम आइन या किसी इदारे की तहलील नहीं होने देंगे। उनका पार्लियामेंट को एक बालादस्त इदारा होना चाहिए और आइन और पार्लियामेंट और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा फर्ज है। अवाम की खिदमत जो है वो हम करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो पार्लियामेंट और हुकूमत है वो अवाम से ज़्यादा ताकतवरों की खिदमत कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने फरवरी वाले इंतखाबात जो थे, 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए थे, उन्हें बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और नए आम इंतखाबात का मुतालबा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम जितना भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, हम उसमें अपना किरदार अदा करते रहेंगे और लोगों के हुकूक के खात्मे की किसी भी किस्म की कोशिश, उस पर नकद जनी की कोई भी कोशिश की जाएगी, उसकी हम मुखालफत करेंगे और उसे रोकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जब हम आइन हमें मिला तो वो बहुत देर में मिला, लेकिन ये जो आइनी तरमीम थी इसमें हुकूमत के पास कुछ नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी को इस वक्त गालिबन ये टास्क दिया गया है कि आप ये आइनी तरमीम करवाएं, जिसके बाद उनको वज़ीर आज़म लगाए जाने का इम्कान है। मतलब शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर देंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी या बिलावल जरदारी वो बन जाएंगे वज़ीर आज़म। और उसके बाद जो आखिरी ख्वाहिश है मरने से पहले आसिफ अली जरदारी की कि मैं अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनता हुआ देखना चाहता हूँ, तो वो भी देख लेंगे और उसके बाद मर जाएंगे वो। बहरहाल अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर और प्रैक्टिस एक्ट है वो उसमें तब्दीली कर दी गई है और उसमें तब्दीली ये की गई है कि अब उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी नहीं होगी, बल्कि 2 सीनियर मोस्ट होंगे और तीसरा जो है उसका इंतखाब चीफ जस्टिस खुद करेंगे। मतलब
पहले चूंकि ये दो मुखालिफ ग्रुप के थे, लिहाजा केसेस के लगने लगाने का जो मसला था वो प्रॉब्लम का शिकार हो रहा था और काजी साहब हर वक्त शिकस्त खाया करते। और अब उन्होंने अपना एक बंदा लगवा लिया और लगाने के बाद उन्होंने मुनीब अख्तर साहब को फारिग कर दिया और फिलहाल उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी का रुख नामजद कर दिया है, जो 5वें नंबर के जज हैं। हालांकि उसूलन ये होना चाहिए था कि अगर पहले 3 हैं और उसके बाद अगर उनमें से कोई मौजूद नहीं है तो 4थे नंबर वाला होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हुकूमत को ये इस वक्त उसके फायदे में नहीं है। पहले चूंकि चीफ जस्टिस खुद किया करते थे, लिहाजा बंदियाल साहब थे तो वो उनके खिलाफ फैसले किया करते थे, उसे तब्दील करके 3 सीनियर मोस्ट जजेस डाल दिए। अब 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो उनके मुताबिक नहीं है, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे हैं बहुत से लोगों का, तो वो उसे उन्होंने उसे तब्दील कर दिया। अब 3रे 4थे नंबर का जो भी फिलहाल 5वें नंबर वाला एक रुकन आ गया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है और वो इतनी मुश्किल में है कि वो सफाइयां पेश कर रहे हैं, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरी हर चैनल पे जा रहे हैं, तो कभी इंटरव्यू नहीं दिया करते थे, उनके लिए प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो हर उसमें जाते हैं चैनल पर और जाकर अपनी सफाइयां दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपनी मजबूरी, हम मजबूर नहीं थे लेकिन मजबूर हैं वो, या लालच में हैं, उन्हें क्या चीज़ ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह अपनी सफाइयां देने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिलावल जरदारी ने अपने नाना का बनाया हुआ आइन कत्ल करने का पूरा मंसूबा बना लिया है और वो उसमें शामिल हो चुके हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें हुकूमत मिले, लिहाजा वो हुकूमत के लिए हर कोशिश करें। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बताया था कि आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने आईनी अदालत और मुजव्वज़ा तरमीमी पैकेज को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी। कन्वेंशन से खिताब में सेनेटर हामिद खान ने कहा कि वकला का फर्ज है कि आइन के साथ खड़े हों और आइनी पैकेज पर शब खून मारने वालों को रोकना होगा। उन्होंने कहा ये हुक्मरान नहीं कठपुतलियां हैं और ये कहीं और से चीज़ें आ रही हैं और ये पार्लियामेंट नहीं करना चाह रही। पार्लियामेंट जो है वहाँ कुछ अरकान ने, जब सेनेट के अरकान ने ये कहा कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए तो उन्हें शटअप कॉल दी गई मुस्लिम लीग नून के अरकान को। और उसूल तो ये होना चाहिए कि वो इज्जतदार लोग अगर हैं तो वो रिज़ाइन करके घर चले जाएं, फिर देखी जाएगी। बहरहाल ये जो कन्वेंशन हुआ था उसमें सलमान अकरम राजा, अनवर मंसूर, सलाउद्दीन, हैदर इमाम, असद मंजूर, मकसूद बुट्टर, इश्तियाक खान, रबिया बाजवा और आबिद साकी समेत KPK और बलूचिस्तान के वकला रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत भी की और उन्होंने खिताब भी किया। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करने जा रहा है। PTI जो है उसको आज लाहौर में जो कल होने वाला जलसा है उसकी इजाज़त मिल गई है और NOC उसका जारी कर दिया है डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने। लेकिन इससे पहले जो है वो सुबह जो एक लार्जर बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, उसने फैसला किया था और उस पर पाबंदी लगाने का, जलसा ना देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और DC लाहौर से कहा था 5 बजे तक वो इसका फैसला करें। और फिर उन्होंने फैसला करके काहना मवेशी मंडी जो है लाहौर में कसूर रोड पर, उस पर इजाज़त दे दी है। मीनार पाकिस्तान पे नहीं दी, वहाँ ताले लगा दिए गए हैं, कंटेनर लगा दिए गए हैं। लेकिन बहरहाल ये तो होता है, इस तरह तो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह मैनेज करती है लाहौर में, कि अगर कंटेनर लगा के उन्होंने रास्ते बंद करके और टाइम की पाबंदी भी लगाई गई तो शायद मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें तो होती हैं। और हम अगर देखें कि आज
اسپیکر قومی اسمبلی نے گزشتہ روز خط لکھا تھا الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو، کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اب یا نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ دی جائیں، انہیں شامل نہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی آج انہوں نے اپنا لسٹ جاری کر دی جس میں پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں شامل نہیں ہے۔ مطلب یہ فیصلہ اب اسپیکر کرے گا کہ اسمبلی میں جو ممبر ہے اس کا تعلق کس پارٹی سے ہوگا۔ دوسری طرف ہمارا نااہل راجہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، روز میٹنگ کرتا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس کی کلیریفیکیشن وضاحت کے باوجود فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مخصوص نشستیں کسے دینی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح شامل کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان آج کوئی فیصلہ سنائے تو کل قومی اسمبلی اس کے خلاف ایک قانون پاس کرے اور اس سزا کو ختم کر دے اور اس فیصلے کو ختم کر دے۔ اگر ہم دیکھیں ایک چیز بہت اہم ہے، پاکستان ایک نئی دہشت گردی کا شکار ہونے جا رہا ہے، جنگ کا، کیونکہ گزشتہ روز جو ہے ہمارے جو اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے ہیں منیر اکرم، انہوں نے دہشت وہ شروع کیا کہ جی فتنۃ الخوارج کو افغان حکومت کی حمایت حاصل۔ مطلب یہ کہ جو طالبان ہے، ٹی پی ہے، وہ فتنۃ الخوارج ہے، خارجی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے لیے ابھی تک باقاعدہ کوئی فتویٰ نہیں آیا، کسی عالم دین نے نہیں کہا، ہمارے میڈیا چینلز اسے کہہ رہے ہیں، کہاں سے کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن فتنۃ الخوارج یہ فتنہ ہے جو خارجیوں نے شروع کیا ہے ہمارے ملک میں، اور ہم ہر مسئلے کا حل گولی سے تلاش کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ افغان جو گزشتہ ایک صدی میں 3 سپر پاورز کو رسوا کر چکے ہیں، اب پاکستان جیسا مقروض ملک کیا ان سے جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو بھارت سے لڑنے کے لیے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے، تو ہم فتنۃ الخوارج کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن بہرحال ایک جیب میں قرآن لے کے گھومتا ہے، اور ایک ہمارا چیف جو ہے حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کو قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس مسئلے کو گفت و شنید سے حل کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کے وسائل اور پاکستان کے جوان، بہادر جوان فوجی اور پاکستانی عوام کسی بھی طریقے سے نقصان میں نہ آئے اور گولیوں کی زد میں نہ آئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔